वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्लो इन ट्रांसमिशन लाइन। ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग किस्म का टॉपिक है और मेरी जो सारा एक्सपीरियंस है मेरा ग्रिड ट्रांसमिशन का, और मैंने कैरियर शुरू किया लोड डिस्पैच सेंटर से ही, यानी पावर सेंटर से ही। अब वहाँ पर हर वक्त हम लोग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर करंट कम हो जाता है, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, करंट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप यकीन करें कि ये पता नहीं चला बहुत अरसे तक कि वोल्टेज कंट्रोल किस चीज़ को कर रहा है। क्यों, करंट की जो बात हम करते हैं वो तो एपरेंट करंट होती है, 200 एम्पियर है तो एपरेंट करंट है ना, एपरेंट पावर है। वो 250 हो गई तो हमने कहा कि वो उस लाइन पे वोल्टेज, ये लोड बढ़ा दिया हमने, लोड बढ़ गया। तो ये सब टर्म जो है ये कंफ्यूजिंग और गलत है। जब आप इंटरव्यू देते हैं खास तौर पे बाहर या यहाँ पर भी, और कोई ऐसे आदमी इंटरव्यू ले रहे होते हैं जिनको कि चीज़ों का पता हो, तो फिर स्टूडेंट फेल हो जाता है और वो कहते हैं हमारा तो इतना तजुर्बा है फिर भी हमको फेल कर दिया। कोई किसी को फेल नहीं करता, आदमी खुद फेल होता है। एज ए टीचर मैंने ही देखा है। तो ये जो कहते हैं लोड बढ़ गया, तो लोड तो भाई असल में लोड तो ये है ना कि फिर एक्टिव पावर हो गया। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई एक्टिव पावर बढ़ और घट जाए सिर्फ वोल्टेज को चेंज करने से? यानी जनरेटर के ऊपर एक्साइटेशन मसलन मैं चेंज कर दूं, बढ़ा दूं, वोल्टेज बढ़ गया और वहां से उस जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ गया, तो गलत हो गया ना। ये टर्म तो गलत है सारी। लोड जब हम कहते हैं, लोड जो है वो या तो डिफाइन करें, वरना लोड अगर आम बात करेंगे कि आपके घर का लोड कितना है, तो मैं किलोवाट वाले ही को लोड बताऊंगा ना। मैं अपने घर का रिएक्टिव पावर तो नहीं बताने लगा ना आपको या बिजली कंपनी को या किसी को। मैं कहूँगा मेरा 10 किलोवाट लोड है। तो ये देखें, ये जब इंटरव्यू आप देंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। और फिर फर्दर अगर सवाल हो जाएगा लोड से क्या मतलब है आपका भाई, एक्टिव रिएक्टिव क्या, तो फिर आपको कुछ पता नहीं चलेगा। आप कहेंगे 100 एम्पियर बढ़ गया, मैंने वोल्टेज बढ़ाया। तो देखिए बेसिक साइंस तो पढ़ी है ना कि कोई भी एनर्जी हम लोग वी कैन नॉट जनरेट, वी ओनली चेंज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ये कैसे हो सकता है कि आप वोल्टेज बढ़ा दें और उस पर जो है एक्टिव पावर बढ़ जाए? जनरेटर पे एक्टिव पावर बढ़ानी है तो आप क्या करेंगे, आप फ्यूल बढ़ाएंगे ना, वाटर बढ़ाएंगे, फ्यूल बढ़ाएंगे, एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाएगी बिजली में। तो ये कंसेप्ट जो है ये मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ कि ये मुझे भी बहुत दिनों में ये पढ़ने से पता चला और पढ़ाने से खास तौर पे कि भाई ये तो गलत है। ये इस तरह से कहना कि ये लोड बढ़ गया, लोड तो है ही नहीं वो, क्योंकि लोड का माने तो हम लेते हैं किलोवाट में। तो इसलिए मैंने इसकी पूरी एक आगे आप देखेंगे पूरे वेक्टर बनाए, ये मैंने खुद इसी पे बनाए हैं, ये जो पावर पॉइंट पे। और पावर पॉइंट पे बनाए तो अगर कहीं कोई गलती मिल जाए तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि वो मैंने अजीब, मुझे खुद भी बनाते वक्त ये हो रहा था कि गलती ना हो जाए। तो अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, गलती तो हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें आपको दिखाया है कि दो स्टेशंस हैं ए एंड बी, और उनके वोल्टेजेस आपको दिखाए हैं ई ए और ई बी। और मैंने यहाँ पे लिखा है ई ए, यानी इस स्टेशन का जो वोल्टेज है ज़्यादा है। ये रीजन भी हो सकता है, अगर एक रीजन है ये, फर्ज करो ये रीजन ए है, ये वापडा है, और ये जो है रीजन बी है, ये के एस सी है। तो मैं यहाँ पर वोल्टेज अगर ज़्यादा रख रहा हूँ, ई ए को मैंने कहा बताया कि ये ग्रेटर देन ई बी है, और दोनों के दरमियान में एंगल ज़ीरो है। अब आप यहाँ पर कंसंट्रेट करें कि ये एंगल ज़ीरो किसके दरमियान में कह रहा हूँ। देखें वोल्ट, यहाँ करंट कहीं नहीं शो हो रहा, प्लीज गौर करें कि करंट कहीं नहीं शो हो रहा, तो दिस इज नॉट द फेज एंगल। फेज एंगल तो ये होता है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में होता है। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज वोल्टेज कह रहा हूँ मैं, वोल्टेज वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। वोल्टेज वोल्टेज के वेक्टर दिखाए मैंने, करंट का कोई वेक्टर नहीं है। तो फिर ये एंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत सी वीडियो में ये एंगल क्लियर है, जिसको कि स्मॉल डेल्टा एंगल कहते हैं। और ये इसी को बस एंगल कहते हैं, इसी को पावर एंगल कहते हैं, इसी में मोटर को में टार्क एंगल कहते हैं। ये एंगल जनरेटर का जो है एंगल होता है वो भी ये एंगल है। तो ये इसका जो है ये फाई नहीं है, ये पावर फैक्टर एंगल नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट बात है। ये जो है डेल्टा एंगल है, बिटवीन द वोल्टेजेस है, दो बस बार के दरमियान वोल्टेज है, जनरेटर स्टेशन एंड द नेक्स्ट ग्रिड स्टेशन के दरमियान में वोल्टेज।
एक रीजन और दूसरे दरमियान के जो वोल्टेजेस वो वोल्टेज है, और उनकी जो वेक्टर डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, ये दोनों वोल्टेजेस के दरमियान में बनाई हुई है। अगर आप कहेंगे तो एक मैं वोल्टेज की डायग्राम बना दूंगा कि ट्रांसमिशन लाइन अगर लीडिंग है, लैगिंग है, जीरो पावर फैक्टर है, तो उसके ऊपर वोल्टेज के डायग्राम कौन सी होती है, कैसे बनती है। तो वो मैं एक और बना दूंगा अलग से वीडियो। फिलहाल लेट्स कंसंट्रेट ऑन दिस कि ये दोनों बसेस के वोल्टेजेस बराबर हैं। इन दोनों बसेस के वोल्टेज जो है बराबर नहीं है। ई ए जो है वो बड़ा है और ई बी छोटा है। ई ये बड़ा कैसे होगा कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेंथ ऑफ द वेक्टर से पता चलता है। अगर मैंने यहाँ पर ई ए बड़ा बनाया है तो ये लाइन बड़ी है, इसका मतलब है कि ये वोल्टेज भी बड़ा है। तो मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का वो उसकी लेंथ से जाहिर होता है। और इनके दरमियान जो एंगल है वो जो है वो इस वक्त देखें जीरो है, पैरेलल लाइन है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी कि एंगल नहीं होगा वोल्टेजेस के दरमियान में, देखें याद रखें करंट की बात नहीं हो रही है, करंट की बात नहीं हो रही है, करंट की बात नहीं हो रही है, वोल्टेजेस ओनली, वोल्टेजेस ऑफ द टू स्टेशन। अगर उनके दरमियान में एंगल ऑफ द टू स्टेशन, अगर उनके दरमियान में एंगल नहीं है, जीरो है, एक्टिव पावर फ्लो नहीं होगी उस लाइन के ऊपर। आपको हो सकता है बहुत से लोगों को अजीब बात लग रही हो, लेकिन भाई ये ऐसा ही है। उसके पीछे भी एक थ्योरी है, उसमें हम नहीं जा रहे। अगर रिएक्टिव पावर का क्या होगा कि वो जो है ए टू बी फ्लो करेगी, क्योंकि रिएक्टिव पावर का ताल्लुक जो है ना वो वोल्टेज से है। जिधर वोल्टेज ज़्यादा होगा, कम वोल्टेज की तरफ रिएक्टिव पावर जाएगी, क्यू जिसको कहते हैं। तो ये देखें, ये एक मैंने दिखाया जहाँ पर के, फिर याद कर लें कि ये मैं वेक्टर डायग्राम नहीं बनाई है मैंने कि आप कहें कि ये जो है वेक्टर डायग्राम वोल्टेज और करंट वाली है और यूनिटी पावर फैक्टर की बात हो रही है। देखें, यूनिटी पावर फैक्टर ना समझें इसको, ये दोनों वोल्टेजेस हैं। इसलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये एक कंफ्यूजन तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये चीज़ पे हम गौर नहीं करते हैं। तो गौर नहीं करते हैं तो ये फिर एंगल समझ में नहीं आते हैं कि ये कौन सा एंगल है। तो ये एंगल पावर फैक्टर एंगल नहीं है, ये वोल्टेज और करंट के दरमियान का एंगल नहीं है, ये डायग्राम यूनिटी पावर फैक्टर वाली नहीं है, यहाँ पर करंट नहीं लिखा हुआ, ये वोल्टेजेस लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं, मैं चेंजेस करता जाऊंगा, फिर भी गलती कहीं मिल जाएगी बाद में पढ़िएगा तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने खुद बनाई है, सारी कॉपी नहीं की है। दूसरी देखें, अब मैंने यहाँ क्या किया, ई ए जो है छोटा बना दिया और ई बी जो है बड़ा। इसका मतलब कि आप यहीं से देखें, आप कि जब ये मैग्नीट्यूड कम हो गया ना, तो अब ये ज़्यादा मैग्नीट्यूड जिधर है उधर से रिएक्टिव पावर फ्लो होगी, यानी रिएक्टिव पावर क्या होगी, वो बी टू ए हो जाएगी। और चूंकि अभी भी एंगल कोई नहीं है, जीरो है, तो एक्टिव पावर अभी भी फ्लो नहीं होने वाली। अभी सिर्फ ये दोनों डायग्राम में क्या पता लगा कि जहां पर वोल्टेज ज़्यादा होगा उधर से दूसरी तरफ जहां वोल्टेज कम होगा, रिएक्टिव पावर फ्लो होगी। इसीलिए जब हम ट्रांसफार्मर के ऊपर टेपिंग बढ़ा के वोल्टेज को बढ़ा देते हैं और हम कहते हैं लाइन पे लोड बढ़ गया या डायरेक्शन बदल गई, तो भाई वो एक्टिव लोड नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव लोड होता है, रिएक्टिव पावर होता है, क्यू वैल्यू होती है। ये ज़हन में रखें कि वो जो है एक्टिव पावर दोनों केस में ज़ीरो है। लाइन पे जब अगर आप एक्टिव रिएक्टिव देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार इस पे तो एक्टिव लोड नहीं है। अगर एक्टिव लोड को चेंज करना है तो क्या चीज़ चेंज करना है, हमें दोनों बसेस के वोल्टेज के दरमियान में एंगल चाहिए। तो मैं पहले वो दिखाता हूँ फिर बताता हूँ करते कैसे हैं। तो लेट्स सी। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ई ए को मैंने बड़ा भी किया हुआ है, लार्जर देन ई बी भी है, एंड आगे भी है। आगे में ये मैंने डायरेक्शन रोटेशन शो नहीं की है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ई ए इज लीडिंग ई बी बाय अ सर्टेन एंगल, ये डेल्टा एंगल होता है, स्मॉल एंगल डेल्टा। और ई बी जो है वो उसका मैग्नीट्यूड कम है, ई ए का बड़ा है। अब इस डायग्राम को देख के ही आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पर चूंकि ये एंगल है लीडिंग है, तो एक्टिव पावर ए से बी होगी, ए से बी होगी। और ये मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है तो रिएक्टिव पावर भी ए से बी होगी। एक्टिव पावर भी ए से बी होगी और रिएक्टिव पावर भी ए से बी होगी। क्यों कि ये जो है ये इट ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज लीडिंग द बाय ये बस एंगल डेल्टा एंगल जो भी है, ये 15 डिग्री 20 डिग्री ये एंगल ऐसे होते हैं। तो ये रखने पड़ते हैं कि पावरफुल हो, पावरफुल नहीं होगा अगर एंगल नहीं होगा, रिमेंबर ये बात। और वो एक फार्मूला भी है, वो मैंने अलग एक बनाई हुई है। अगर आप देखें मैक्सिमम पावर फ्लो ऑन अ ट्रांसमिशन लाइन,
तो अगर याद करें तो उसमें मैंने फार्मूला था ई एस साइन डेल्टा या ई स्क्वायर साइन डेल्टा डिवाइड बाई एक्स। तो साइन डेल्टा क्या था? वो साइन ऑफ द एंगल बिटवीन यही दो वोल्टेजेस था। तो वो वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैंने इसमें वो चीज़ें ऐड नहीं की हैं, लेकिन प्लीज़ इसको पढ़ने के लिए आप वो मेरी पावर मैक्सिमम थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन वाली जो वीडियो है लेक्चर, उसको ज़रूर सुन लें। तो फिर ये आपको क्लियर हो जाएगा, यानी रीज़न भी पता हो जाएगा उसका। मैंने थोड़ा बहुत डेरिवेशन का भी टच दिया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं कोई डेराइव करके भी किसी में बता दूंगा, बड़ी सिंपल डेरिवेशन है उसका। थोड़ी टिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होना पड़ता है साइन लॉ का, तो वो मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा कि आप लोग कहेंगे भाई क्या मुसीबत है, ये मुझे मैथमेटिक्स और वेक्टर पढ़ा रहे हैं। लेकिन यकीन करें कि अगर आप यहाँ मुल्क से बाहर जाते हैं, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, तो वहाँ पर ये चीज़ें अगर आपको को नहीं पता है तो आप एज ए इंजीनियर आपका इंडक्शन मुश्किल हो जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इस तरह है जैसे हम लोग हैं कि यहाँ पर के जो फोरमैन काम करता है वही इंजीनियर काम करता है, ऐसे नहीं चलने वाला। फिर देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, ई ए को मैंने छोटा बनाया। अब ये लिखे हुआ हो या ना हो, देखें ई ए लीड कर रहा है और ये छोटा है। अब जब ये लीड कर रहा है तो एक्टिव पावर ए टू बी होगी, लेकिन रिएक्टिव पावर ए टू बी नहीं होगी। क्यों? कि ई ए की मैग्नीट्यूड कम है। मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? बी का। इसका मतलब है रिएक्टिव पावर बी टू ए होगी और एक्टिव पावर ए टू बी होगी। अब देखें इसमें दोनों में डायरेक्शन दोनों की उलट हो गई, यानी ए टू बी तो है एक्टिव और बी टू ए है वो रिएक्टिव है। तो देखिए ना, ये बात कितनी याद रखें, गौर फरमाए इस पे। जब हम लोड फ्लो स्टडी करते हैं ना, तो यह बस एंगल भी आता है उसके अंदर स्टडी के रिजल्ट में, और उसमें ये डायरेक्शन ऑफ द एक्टिव एंड रिएक्टिव कंपोनेंट भी आता है। दोनों चीज़ें उसके ऊपर आती हैं। करंट लिखते हैं जब, तो दोनों चीज़ें लिखते हैं, पावर लिखते हैं, दोनों चीज़ें लिखते हैं। तो ये देखें, ये सिर्फ वेक्टर डायग्राम, आपको इतना लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेक्टर डायग्राम से मत डरें, तो उसको थोड़ा सा समझ लें प्लीज़। अब देखिए ये मैंने क्या किया, ई ए आगे कर दिया, अभी भी आगे, और मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। अब देखो क्या होगा, ई ए का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा और ये लीडिंग भी। इसका मतलब है कि एक्टिव और रिएक्टिव दोनों बस ए से बस बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ए का वोल्टेज भी ज़्यादा और ए लीडिंग भी, तो दोनों चीज़ें ए टू बी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर कह रहा हूँ कि लेफ्ट में जो लिखा है उसको देख लेना, अगर मैं गलती से कुछ लिख गया हूँ तो बता देना। लेकिन आप जो है वेक्टर डायग्राम की मैनिपुलेशन से ही चीज़ों को समझ लो, तो बहुत ही अच्छा होगा और बिल्कुल ज़बानी याद हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और एज इंजीनियर ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब ये देखें आप, ये है, अब इसमें मैंने क्या किया, ई ए को छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया। अब स्मॉल का मतलब है मैग्नीट्यूड कम हो गया, तो अब रिएक्टिव पावर ए टू बी नहीं रहेगी, वो बी टू ए हो जाएगी। लेकिन एक्टिव पावर जो है वो तो ई ए से ई बी की तरफ रहेगी। इसीलिए रहेगी कि आपको पता है कि वो लीड कर रहा है ई ए बी। तो देखें ये बड़ा आसान हो जाता है, आप ये रेड या ब्लू को छोड़ दें। आप ये देखें कि जहाँ ई ए लिखा है वो लीड कर रहा है और ई बी कर रहा है। इसको मैं करेक्शन कर दूंगा, मुझे लग रहा है कि ये कलर को मैं बदल दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये इसको देख लीजिएगा। अब ये देखें ई बी बढ़ गया ऊपर, और ये जो है वो मैंने ये जो है वो बढ़ गया और ई बी देखे नीचे हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये ग्रेटर है और ई बी जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन ये लीड कर रहा है। तो वेक्टर से खाली आप समझ जाएं कि क्या हो रहा हो। ये देखें, बिल्कुल सिंपल बात है कि दोनों के वोल्टेज के वेक्टर के दरमियान एंगल और उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर से कि डायग्राम से आपको कोई बना के दे दे दो वोल्टेजेस, और उसमें एक पे लिख दे लीडिंग ये है और उसके दरमियान में एंगल दिखा दे, तो आप फौरन उसको बता सकते हैं जो लीड कर रहा है वो सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड करंट होगा वहां से फॉर द एक्टिव पावर, और जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा वो वहाँ से रिएक्टिव पावर दूसरी तरफ जा रहा होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसको कोशिश करें याद रखें। और अगर मैं अभी रिव्यू कर लूँगा, अगर कुछ मुझे गलती मिली तो वहाँ सही कर दूंगा डायग्राम्स में। आई होप कि ये आपको अच्छी लगे। अगर प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम ये सिर्फ वीडियो बना रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कोई कमर्शियल मोटिव नहीं है। तो आप इसको अगर आम करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा सारों को।